हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एम विद पंकज के शानदार सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं मानवेंद्र शाह के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम जो टिहरी रियासत के जो राजा हैं उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। आज इसी सीरीज में हमारे पास जो अगला शासक होने वाला है वो है मानवेंद्र शाह। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारी जो पिछली वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उसे शेयर करें। चलिए बात करते हैं मानवेंद्र शाह के बारे में। जैसे हमने कहा था इससे पहले कीर्ति शाह हमारे पास शासक हुए। कीर्ति शाह ने क्या क्या अपने शासन काल में किया वो हम वीडियोस में लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बात करते हैं हम अगले शासक हमारे पास होने वाला है नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह का जो शासनकाल है वो 1913 से 1946 तक इनका शासनकाल रहने वाला है। अब कीर्ति शाह की भी जब मृत्यु हुई तो उस समय नरेंद्र शाह भी क्या थे, कुछ मतलब छोटे थे और भाई इनकी भी क्या थी, इनकी संरक्षिका। जैसे कि हम जानते हैं कि चाहे फतेहपति शाह हो चाहे प्रीतिपति शाह हो, इन सब की क्या है संरक्षिकाएं हैं। चाहे हम प्रदीप शाह की बात करें तो वहां पर कनकई देवी उनकी संरक्षिका थी। तो इसी तरीके से जो संरक्षिका का जो काल है, जो संरक्षण काल है, वो परमार वंश में लगातार पहले से ही चलता आ रहा है। इसी की तर्ज पर यह संरक्षण काल हमें आगे भी देखने को मिलता है। कहां पर? नरेंद्र शाह के शासन काल में भी हमें देखने को मिलता है। और इस नरेंद्र शाह की जो संरक्षिका थी हमारे पास, वो संरक्षिका कौन होने वाली है? रानी नेपालिया। ठीक है, रानी नेपालिया क्या होने वाली? इनकी संरक्षिका होने वाली है। क्योंकि आपको जानते हैं कि कीर्ति शाह के द्वारा जो नेपाल के जो प्रधानमंत्री थे, ठीक है, उनकी पोती से इनकी शादी कर दी गई थी और भाई इन्होंने उनसे शादी कर ली, इसीलिए इनका नाम भी क्या है? रानी नेपालिया। तो माफ कीजिएगा, नरेंद्र शाह के शासनकाल में रानी नेपालिया उनकी क्या थी? संरक्षिका काल रही। तो कुछ किताबों में जो ये संरक्षण काल है ये हमें कब से कब तक मिलता है? 1913 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक हमें ये संरक्षण काल देखने को मिलता है। तो संरक्षण काल ये यहां पर रहा। नरेंद्र शाह का संरक्षण काल किसके शासन काल में? रानी नेपोलिया का संरक्षण काल रहा, जब नरेंद्र शाह छोटे थे, बचपन में रहा। और इसी की तर्ज पर 1919 ईस्वी में नरेंद्र शाह बन जाएंगे फुल फ्लैश राजा बन जाएंगे। कब? 1919 ईस्वी में। क्या क्या इन्होंने अपने शासनकाल में किया? तो जैसे ही 1919 में ये राजा बने तो 1920 ईस्वी में सबसे पहले इन्होंने क्या, ग्रामीणों की जो किसान था, क्योंकि इनके पिताजी ने किसान कल्याण बैंक खोला था, इन्होंने उसी में थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके, थोड़ा परिवर्तन करके, उसका नाम बदल करके क्या रख दिया, एक किसानों के लिए एक कृषि बैंक की क्या कर दी, स्थापना कर दी। किसने? नरेंद्र शाह ने। भाई जैसे ही कृषि बैंक की स्थापना करी, इसी के साथ साथ 1921 में पहली बार टिहरी में क्या होगी? जनगणना। ठीक है, सबसे पहले टिहरी में क्या होगी? जनगणना यहां पर स्टार्ट हो जाएगी। यानी नरेंद्र शाह के द्वारा ही 1921 में टिहरी में पहली बार जनगणना का आयोजन किया गया, पहली बार जनगणना कराई गई। इसी में और क्या क्या किया? तो 1921 ईस्वी में नरेंद्र नगर, ठीक है, अपने ही नाम से एक शहर का निर्माण कर दिया जिसे हम जानते हैं नरेंद्र नगर, जो आज भी टिहरी गढ़वाल में स्थित है। ठीक है, तो यहीं पर नरेंद्र नगर की स्थापना कर दी। और अगर हम राजधानी की बात करें तो 1925 ईस्वी में इसको क्या बना दिया? अपनी राजधानी बना दिया। किसे? नरेंद्र नगर को। और आज भी ये राजा का जो महल है आनंदा स्पा के नाम से जाना, जो आनंदा होटल है वो इसी के जस्ट बगल में क्या है? राजा का महल है, आज भी नरेंद्र नगर में स्थित है। तो यहीं पर नरेंद्र नगर की स्थापना कर दी। इसी के साथ साथ अगर हम और देखें तो भाई 1923 ईस्वी में इन्होंने क्या करे? पब्लिक लाइब्रेरी, ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कर दी, सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना कर दी, जिसे आप अभी लोग हम किस नाम से जानते हैं? सुमन लाइब्रेरी के नाम से, जिसे क्या जाना जाता है? आज भी सुमन लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है। इसी की तर्ज पर अगर हम और बोलें तो भाई इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के समय में 1924 में टिहरी का जो पुराना पुल था वो भी विध्वंस हो गया था। यानी बाढ़ आने के कारण 1924 में टिहरी का जो पुराना पुल था वो भी बह गया। तो सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना कर दी, नरेंद्र नगर की स्थापना कर दी। 1920 में कृषि बैंक की स्थापना कर दी गई। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि और क्या क्या इनके शासनकाल में हुआ, तो इनके शासनकाल में 1916 ईस्वी में इन्होंने भूमि बंदोबस्त भी कराया यहाँ पर। ठीक है, भूमि बंदोबस्त भी कराया गया, जिसे क्या कहा गया? पैमाइश। ठीक है, यानी भूमि बंदोबस्त भी इनके द्वारा यहाँ पर कराया गया।
इसी के साथ साथ अगर हम और बात करें कि और क्या क्या इनके शासनकाल में हुआ, तो भाई 1918 ईस्वी में, कब 1918 ईस्वी में नरेंद्र, ठीक है, 1918 ईस्वी में नरेंद्र हिंदू लॉ, ठीक है, नरेंद्र हिंदू लॉ की भी क्या कर दी गई, स्थापना कर दी गई, ठीक है, यानी इसका प्रकाशन नरेंद्र हिंदू लॉ जो है उसका प्रकाशन कब किया गया, 1918 में। किसके शासनकाल में, तो नरेंद्र जो शाह है उनके शासनकाल में इसका प्रकाशन कर दिया गया। इसी के साथ साथ अगर हम बोले इस प्रकाशन के साथ साथ 1940 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में प्रताप इंटर कॉलेज, कौन सा, प्रताप इंटर कॉलेज की भी क्या कर दी गई भाई, इसको बदल, जैसे कि हम जानते हैं कि भाई इनके पिता कीर्ति शाह ने प्रताप जूनियर में इसको, जो प्रताप शाह थे जो स्कूल की अगर हम बात करें तो प्रताप शाह ने भाई प्रताप जो स्कूल बनाया था, ठीक है, इंग्लिश माध्यम की अंग्रेजी की शुरुआत की थी टिहरी में सबसे पहले प्रताप शाह के द्वारा। तो उन्होंने एक प्रताप जो एक स्कूल बनाया था, उसी प्राइमरी स्कूल को कीर्ति शाह ने प्रताप जूनियर हाई स्कूल में उसको बदल दिया था। और भाई इसी समय नरेंद्र शाह ने क्या किया, 1940 में उसी स्कूल को प्रताप इंटर कॉलेज में क्या कर दिया, तब्दील कर दिया। वो भी किसके शासन, नरेंद्र शाह के शासनकाल में। इन्हीं के समय 1938 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में टिहरी में पहली बार क्या होगा, टिहरी में पहली बार एक सेशन कोर्ट का, एक हमारे पास सेशन कोर्ट का क्या कर दिया जाएगा, निर्माण कर दिया। पहली बार जो कोर्ट थी, जैसे पहले हुजूरी कोर्ट चलती थी, ठीक है, उसको भी समाप्त करके क्या कर दिया, चीफ कोर्ट या सेशन कोर्ट, या इसको क्या कहा जाता है, चीफ कोर्ट, ठीक है। सेशन कोर्ट को भी यहाँ पर जो सेशन न्यायालय होता है हमारा, सत्र जो न्यायालय होता है, उसकी भी शुरुआत कर दी, या चीफ कोर्ट की शुरुआत करी 1938 में, किसने, नरेंद्र शाह ने। और इसके जो पहले न्यायाधीश थे, इस चीफ कोर्ट के पहले जो न्यायाधीश थे वो किसे बनाया गया, मुकुंदी लाल को। किसे बनाया गया, बैरिस्टर मुकुंदी लाल को बनाया गया। और इनका जो कब तक अगर कभी पूछा जाए पेपर में, तो भाई कब से कब तक रहे, तो ये मुकुंदी जो लाल है, जो बैरिस्टर मुकुंदी लाल थे, 1938 से 1943 ईस्वी तक इस टिहरी में जो ये चीफ कोर्ट था इसके न्यायाधीश भी रहे। पहले न्यायाधीश भी कौन रहे, मुकुंदी लाल। और स्टार्ट किसने करी, तो 1938 ईस्वी में किसने, नरेंद्र शाह के द्वारा यहां पर स्टार्ट कर दी गई। इसी के साथ साथ भाई नरेंद्र शाह के शासनकाल में, ये तो इनका अगर हम देखें एडमिनिस्ट्रेटिव जो पॉलिसीज है, अगर हम देखें प्रशासनिक जो शासन है किसका, नरेंद्र शाह का, वो हमें यहां पर देखने को मिलता है कि अपने पूरे शासन काल में इन्होंने क्या क्या यहां पर चीजें करी हैं। तो ये सारी चीजें हमें देखने को यहां पर मिलती हैं कि क्या क्या चीजें प्रशासन के तौर पर उनके द्वारा की गई। अब इनके शासन काल में एक सबसे बड़ी घटना होती है जिसको हम रवाई कांड या तिलाड़ी कांड के नाम से भी जानते हैं। क्या था ये रवाई कांड, क्या था तिलाड़ी कांड, दोनों एक ही हैं। क्या क्या हुआ और बाद में देखेंगे हम कि उसका भाई इस पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, यानी इस घटना का टिहरी पर या नरेंद्र शाह के शासनकाल पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम उस घटना के बारे में देखेंगे कि जो ये तिलाड़ी कांड हुआ या तिलाड़ी की घटना जिसे हम कहते हैं, या जिसे आप लोग कहते हैं कौन सा, रवाई कांड। कौन सा, रवाई कांड। तो भाई कब हुआ था, उससे पहले हमें थोड़ा सा ये जानकारी होनी चाहिए कि भाई ये घटना क्यों घटित हुई और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। तो सबसे पहले 1929 ईस्वी में एक व्यक्ति है जिसका नाम है चक्रधर जुयाल। क्या नाम है, चक्रधर जुयाल। तो चक्रधर जुयाल नाम का एक व्यक्ति था, उसको 1929 ईस्वी में नरेंद्र शाह के द्वारा क्या बना दिया गया था, दीवान। दीवान के पद पर नियुक्ति। उस समय अगर हम सैनिक व्यवस्था के बारे में देखें, पंवार वंश की टिहरी रियासत के राजाओं के बारे में, तो उस समय दीवान का पद जो है सबसे बड़ा पद दीवान का हुआ करता था। तो चक्रधर जुयाल को भाई ये दीवान का पद नियुक्त दे दिया गया, या चक्रधर जुयाल को नियुक्त किया गया किस पर, दीवान के पद पर। कब, 1929 ईस्वी में। किसके द्वारा, नरेंद्र शाह के द्वारा। अब जैसे ही इसको दीवान पद पर नियुक्त कर दिया गया, तो उस समय पर 30 मई 1930 को एक घटना होती है, जिस घटना को हम तिलाड़ी कांड या रवाई कांड के नाम से भी जानते हैं, या तिलाड़ी की घटना या रवाई कांड के नाम से जानते हैं। क्या हुआ, तो एक शब्द यहां पर आ रहा है रवाई,
ठीक है, इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। रवाई के बारे में, रवाई जो है टिहरी उत्तरकाशी से लगा हुआ एक क्षेत्र है। रवाई, चाहे हम प्रदीप शाह के शासनकाल की बात करें, रवाई एक समय वहां पर भी युद्ध हुआ था, 5 भाई कटे विद्रोह, ठीक है, वो पिछली वीडियोस में आप देख सकते हैं, वहां पर बहुत अच्छे से डिस्कस कराया गया है। तो 5 भाई कठेतों की घटना रवाई कांड से संबंधित है। 1824 में सुदर्शन शाह रवाई को टिहरी में मिला देगा, ठीक है, और लगातार रवाई पर लगातार ये अटैक चल रहे हैं, आंतरिक जो कलेश हैं वो लगातार चल रहे हैं। और इसी से एक घटना यहां पर आती है 30 मई 1930 को, रवाई कांड की। क्यों हुई? तो भाई उस समय के जो राजा थे नरेंद्र शाह के द्वारा अपनी वन नीतियों में क्या कर दिया गया, थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया, थोड़ा टैक्स लगाए गए, थोड़ा वन नीतियों में परिवर्तन कर दिया गया। और उसी परिवर्तन के कौन से वाले क्षेत्र में किया था परिवर्तन? इस रवाई वाले क्षेत्र में। तो यहां पर रहने वाले जो लोग थे उनके द्वारा यह प्रदर्शन किया गया था कि जो ये वन नीति सरकार के द्वारा बनाई गई है इसको भाई थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए और इसको इस पॉलिसीज में कुछ बदलाव किए जाएं। किसके द्वारा? सरकार। सरकार कौन थी उस समय? नरेंद्र शाह की, भाई, क्योंकि राजशाही है, नरेंद्र शाह उस समय के राजा हैं। तो भाई लगातार ये चल रहा था और उस समय ये लोग 30 मई 1930 को प्रोटेस्ट कर रहे थे रवाई क्षेत्र की एक जगह पर। रवाई क्षेत्र में 30 मई 1930 को लगभग, कुछ किताबों में कुछ लोग हैं लेकिन ज्यादातर हमें क्या मिलता है कि लगभग 200 से 500 के आसपास के लोग जितने भी रहे होंगे। तो कुछ जो लोग थे उस समय के, जो किसान लोग वर्ग के लोग थे, वो लगातार वहां पर क्या कर रहे थे, अपनी एक शांतिपूर्वक बैठक वहां पर कर रहे थे। बात पता चली चक्रधर जुयाल को, तो चक्रधर जुयाल भाई अपने कुछ सैनिकों के साथ कहां पर पहुंच गया? उस रवाई वाले क्षेत्र में पहुंच गया। कब? 30 मई को। अब जैसे ये कर रहे थे तो वहां पर इन्होंने, कहा जाता है कि गोलियां बरसा दी। किसने? चक्रधर जुयाल ने गोलियां बरसा दी। और जैसे ही गोलियां बरसाई, कुछ लोग वहां पर बहुत, लगभग कहा जाता है कि 200 से ज्यादा लोग वहां पर उस घटना में मारे गए। और जैसे ही ये लोग वहां पर मारे गए, तितर बितर हुए, कुछ लोग भाग गए। तो वहां पर इसलिए इस जो घटना है, ये जो घटना है, इस घटना को गढ़वाल का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। कौन सा? जलियांवाला बाग, ठीक है, जलियांवाला बाग की घटना या जलियांवाला बाग का कांड भी कहा जाता है। किसको? उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से जलियांवाला बाग हुआ था उसी प्रकार से इसको भी क्या कहा जाता है? किस घटना को? तिलाड़ी की घटना को जलियांवाला बाग की घटना भी कहा जाता है। और जिस प्रकार से भाई जलियांवाला बाग में कौन था हमारे पास? जनरल डायर। कौन था? जनरल डायर। इसी ने तो गोलियां बरसाई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड में, है ना। तो उसी की तर्ज पर भाई इस घटना को क्या कहा? जलियांवाला बाग की घटना। और जो ये व्यक्ति था, कौन? चक्रधर जुयाल। कौन सा व्यक्ति? चक्रधर जुयाल जो ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति को गढ़वाल का जनरल डायर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो भाई हमारे पास क्या कहा जाता है इस व्यक्ति को? गढ़वाल का जनरल डायर भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो चक्रधर जुयाल गढ़वाल का जनरल डायर गढ़वाल का, और साथ ही कौन सा? तिलाड़ी की जो घटना जलियांवाला बाग की घटना कहलाती है, ठीक है। चलिए, अब ये सारी घटना, एक चीज और भी थोड़ा सा ये तथ्य आप ध्यान रखना कि जिस समय ये तिलाड़ी कांड की घटना हुई थी उस समय नरेंद्र शाह टिहरी में मौजूद नहीं थे। ये बात ध्यान रखना, जिस समय ये घटना हुई थी उस समय ये कहां पर मौजूद थे? ये हमारे पास लंदन में थे। ये बात ध्यान रखना, जिस समय तिलाड़ी कांड की घटना हुई थी उस समय नरेंद्र शाह लंदन में थे। ये घटना भी यहां पर होती है। इसीलिए कुछ इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि शायद नरेंद्र शाह यहां होते तो ये घटना कभी नहीं होती। तो शायद अब तो ये तथ्य हैं केवल बातचीत के, लेकिन यहां पर बस पॉइंट ये है कि भाई जनरल डायर कौन है? ठीक है, गढ़वाल का जनरल डायर किसे कहते हैं? जलियांवाला बाग। और ये घटना क्यों हुई थी? क्यों? क्योंकि रवाई क्षेत्र के जो वन थे वहां पर वन नीतियों को वहां पर बदला गया था। चलिए, अब थोड़ा सा बात करते हैं हम इस तथ्य के बारे में कि जो ये तिलाड़ी कांड है इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, यानी कि इस राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा इस घटना से, नरेंद्र शाह के शासनकाल पर, और यहां की जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो भाई हेडिंग डालेंगे, ठीक है, ठीक है, चलो हेडिंग डालेंगे हम कि भाई तिलाड़ी कांड से टिहरी शासन या टिहरी रियासत पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे कि टिहरी रियासत पर, तिलाड़ी कांड का टिहरी रियासत पर प्रभाव। हेडिंग डालेंगे भाई जो हमारे पास तिलाड़ी कांड था, ठीक है, तिलाड़ी कांड से, तिलाड़ी कांड का, ठीक है, तिलाड़ी कांड का टिहरी रियासत पर प्रभाव, टिहरी रियासत पर प्रभाव।
हेडिंग डालेंगे, ठीक है। टिलारी कांड का टिहरी रियासत पर प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ा? तो सबसे पहले जैसे ही ये घटना हुई 1935 ईस्वी में, एक व्यक्ति थे, कौन से? सत्यप्रसाद रतुड़ी। कौन से? सत्यप्रसाद रतुड़ी के द्वारा टिहरी में ही किसके स्थापना कर दी गई 1935 में? बाल सभा की स्थापना, यानी गांव गांव जाकर उनको बालकों को इकट्ठा किया और भाई आंदोलन के लिए कहा, या इस नीतियों के विरोध में या एकजुट रहने के लिए कहा गया। किसमें? टिहरी रियासत के लिए। तो सत्यप्रसाद रतुड़ी जी थे, 1935 में बाल सभा की स्थापना कर दी। इसी की तर्ज पर एक व्यक्ति हमें देखने को मिलेगा कि 1936 ईस्वी में एक व्यक्ति थे, श्रीदेव सुमन। कौन से? श्रीदेव सुमन। तो श्रीदेव सुमन के द्वारा ही 1936 से लगातार इसको बढ़ाने के लिए, आंदोलन करने के लिए, एक संगठन का निर्माण करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा था। लगातार वो उसको बनाने के प्रयासरत थे और 1936 से ये प्रयासरत थे और 1938 ईस्वी में इनके द्वारा एक संगठन, गणदेश सेवा संघ। कौन सा? गणदेश सेवा संघ की क्या कर दी गई? स्थापना कर दी गई। कब? 1938 में। किसने की? तो भाई श्रीदेव सुमन ने की। प्रयासरत कब से थे? 1936 से। इसी की तर्ज पर 1938 में क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं वो हम देख रहे हैं लगातार। अब इस जो ये तानाशाही है, जो ये राजशाही है, इसको खत्म करने के लिए यहां पर विभिन्न प्रकार के जो है आयोग या विभिन्न प्रकार के संगठन यहां पर बनाए जा रहे हैं, जिसमें पहला जो प्रभाव पड़ा था 1935 में सत्यप्रसाद रतुड़ी, बाल सभा का निर्माण कर दिया गया। श्रीदेव सुमन ने 1938 में गणदेश सेवा संघ का भाई निर्माण कर दिया गया। इसी की तर्ज पर 1938 में आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक सम्मेलन हुआ था, विशेष सम्मेलन हुआ था श्रीनगर में। वहां पर कौन आए थे? जेएल नेहरू वहां पर आए थे और यहीं पर ही श्रीदेव सुमन ने जेएल नेहरू से क्या बात की थी? भाई यहाँ की जो विषमताएं हैं, यहाँ की जो घटनाएं हुई थी, यहाँ की जो परिस्थितियां थी, उनके बारे में जेएल नेहरू से क्या किया था? अवगत कराया गया था। और इसी की तर्ज पर 1939 ईस्वी में, ठीक है, अगर हम बात तो 23 जनवरी, कब? 23 जनवरी 1939 को देहरादून में, ठीक है, देहरादून में कहां पर? श्याम सिंह नेगी, ठीक है, श्याम सिंह नहीं है, श्यामचंद नेगी, ठीक है, श्यामचंद नेगी के घर पर इनके द्वारा किसकी स्थापना कर दी गई थी? टिहरी प्रजामंडल की स्थापना कर दी गई थी। ये चीज ध्यान रखना है, पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना। तो 23 जनवरी 1939 को देहरादून में श्यामचंद्र नेगी के घर पर टिहरी प्रजामंडल की स्थापना कर दी गई थी, जो टिहरी रियासत की जो ये तानाशाही है, इसको खत्म करने के लिए ये प्रजामंडल यहाँ पर बना दिया गया था। और इसी टिहरी प्रजामंडल ने टिहरी रियासत को स्वतंत्र कराने में काफी ज्यादा भूमिका यहाँ पर निभाई थी। तो ये काफी सारे प्रभाव नरेंद्र शाह के शासनकाल में यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। इसी की तर्ज पर अगर हम देखें, एक व्यक्ति हमारे पास यहाँ पर आता है, कौन सा? श्रीदेव सुमन। बाकी श्रीदेव सुमन के बारे में ज्यादा डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे नई एक सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं, उत्तराखंड के महान व्यक्तित्व, वहां पर हम देखेंगे श्रीदेव सुमन के बारे में। लेकिन अगर हम थोड़ा सा जानकारी दे दें तो भाई श्रीदेव सुमन का जो जन्म था वो 1916 ईस्वी में टिहरी के कहां पर हुआ था? जौल गांव में हुआ था। इनका जो पिताजी थे उनका नाम था हरिदत्त बडोनी, ठीक है, पिताजी का नाम हरिदत्त बडोनी, माता का नाम था तारा देवी, ठीक है। अगर हम पत्नी की बात करें तो पत्नी का नाम था क्या? विजय लक्ष्मी। पत्नी का नाम क्या था? विनय लक्ष्मी इनकी पत्नी का नाम था। लगातार ये करते रहे। अब जो श्रीदेव सुमन था 1939 में श्रीदेव सुमन ने बनाया, तो पहली जो गिरफ्तारी है श्रीदेव सुमन की, पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? 1941 में पहली गिरफ्तारी हुई श्रीदेव सुमन की, पहली गिरफ्तारी 1941 में। उसी के बाद 30 दिसंबर, कब? 30 दिसंबर 1943 को इनकी क्या हुई थी? दूसरी गिरफ्तारी हुई। किसकी? श्रीदेव सुमन की। इसी प्रजामंडल, इसी आंदोलन को चलने में, इसी राजशाही को खत्म करने के लिए। और इसी की तर्ज पर इनको भाई इन्होंने क्या किया? तो भाई 3 मई, कब? 3 मई 1944 को इन्होंने जेल में जब इनको बंद कर दिया गया, तो 3 मई 1944 को इन्होंने अनशन शुरू किया और लगातार 24 दिनों की भूख हड़ताल के बाद इनके जो देहांत आपको सबको पता ही है, ठीक है। तो कब? 25 जुलाई 1944 को, 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की भाई अनशन के बाद इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद लोगों में और ज्यादा आक्रोश हो गया, और ज्यादा आंदोलन यहाँ पर होने लग गए। और भाई आंदोलन होने के बाद नरेंद्र शाह ने भाई हटा दिया गया और 25 मई 1944 को भाई इनका देहांत हो गया। ये चीज ध्यान रखना। इसीलिए 25 जुलाई को हम क्या मनाते हैं?
25 जुलाई 1946 को, ये ध्यान रखना, 25 जुलाई 1946 को पहला सुमन दिवस मनाया गया, ये ध्यान रखना। यानी पहला जो सुमन दिवस है वो भाई 25 जुलाई 1946 को मनाया गया था, ये ध्यान रखना। और 25 जुलाई को हम क्या मनाते हैं उत्तराखंड में, भाई सुमन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर स्थानीय छुट्टी भी रखी जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें श्रीदेव सुमन के बारे में, तिलाड़ी कांड हुआ, क्या क्या प्रभाव हुआ इस वीडियो में हमने देखा। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो भाई जो नरेंद्र शाह है, इसी नरेंद्र शाह को क्या कहा जाता है, गढ़वाल का शेर शाह सूरी, क्या कहा जाता है, गढ़वाल का शेर शाह सूरी भी कहा जाता है। जिस प्रकार से इन्होंने भाई कई चीजें यहां पर करी हैं, वही उसी तर्ज पर, जिस प्रकार शेर शाह सूरी ने भारत में सड़कों का निर्माण कराया, उसी तर्ज पर नरेंद्र शाह के द्वारा भी क्या कर दिया गया था, यहाँ पर भाई रोडों का निर्माण किया गया, सड़कों का भाई के मरम्मत कार्य यहाँ पर कर दिया गया इसी तर्ज पर। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, गढ़वाल का शेर शाह सूरी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ही, अगर हम और तथ्य देखें तो इन्होंने ही जो बनारस विद्यालय था, ठीक है, कौन सा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, इसी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, ठीक है, बनारस जो हिंदू विश्वविद्यालय है, यहां पर इन्होंने कीर्ति शाह की स्मृति में 1 लाख रुपए दान भी दिए थे। ये चीज भी आप ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये चीज यहां पर ध्यान रख लेना कि 1 लाख रुपए का भी उन्होंने दान किया था, किसकी, कीर्ति शाह की स्मृति में, किसे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को। इसी के साथ साथ इन्होंने 1934 ईस्वी में टिहरी में, 1934 ईस्वी में टिहरी में रेड क्रॉस की भी क्या करी थी, स्थापना करी थी, किसकी, रेड क्रॉस की भी स्थापना की थी, कब, 1934 ईस्वी में। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने देखा नरेंद्र शाह के बारे में। बात करेंगे कि इसके आगे क्या प्रभाव होने वाले हैं, अगला राजा और टिहरी रियासत का अगला शासक और अंतिम शासक टिहरी रियासत का कौन, मानवेंद्र शाह के बारे में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को रिवाइज करिए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।